नमस्कार दोस्तों। फरवरी 2022 के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 2022 के करंट अफेयर में 160 क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना था। 160 में से 80 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में हमने किए थे। 80 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको पार्ट सेकंड में हमको करने हैं। छोटा वीडियो हो इस कारण से ऐसा किया गया था। 160 क्वेश्चंस ये ऐसे हैं जो फरवरी महीने के पूरे करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है उनको कवर करते हैं। महीने भर के सभी करंट अफेयर को ऐसे आप जनवरी के भी पढ़ सकते हैं, फरवरी के भी पढ़ सकते हैं, मार्च का करंट अफेयर भी हमारा आने वाला है। ये करंट अफेयर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है। मैं ओम पांडे। पिछले 4 सालों से करंट अफेयर का जो हमारा कार्यक्रम रहता है, जो भी प्रोग्राम हम करते हैं, उससे लगातार क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आप हमको फॉलो कर सकते हैं और इस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जो एग्जाम्स ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और 2022 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम अभी चल रहा है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम 40 टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जिसमें सीसैट और करंट अफेयर को भी पूरे तरीके से जीएस के साथ कवर किया गया है। इसके लिए 6307281212 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं 81 नंबर प्रश्न। 80 नंबर तक क्वेश्चन हमने देखे थे। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? वो लेखक थे विल गेट्स। अगला जो प्रश्न है वो 81 नंबर प्रश्न है। साथ साथ में आप इनको करते चले जाएंगे, आप अपने ज्ञान को देखते चले जाएंगे कि आपको कितना तैयार है, आपको कितना आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को उनके राष्ट्रपति के तीसरे काल के लिए चुना गया। दूसरा है कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की मुद्रा यूरो है। मुद्रा भी कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है। जर्मनी यूरोप का एक टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो सबसे एडवांस देश है, सबसे आगे की श्रेणी में यह आता है। और अभी यहां पर फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद के तौर पर चुना गया है। यह बिल्कुल सही बात है। 5 साल का यह कार्यकाल है, तो ये तीसरा कार्यकाल नहीं है, ये दूसरा कार्यकाल है। ये कैसा कार्यकाल है? ये दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल के लिए इनको फिर से चुना गया है। और यहाँ पे जो एंजेला मर्केल, देखिए यहाँ पे दो गलतियां दी हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी आपसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हुआ है। ये सेकंड कार्यकाल के लिए, सेकंड टर्म के लिए चुना गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थर्ड नहीं, सेकंड टर्म के लिए चुना गया। और जर्मनी की जो वाइस चांसलर है, बेसिकली ये पूछा जाना था, तो वर्तमान समय में ओलाफ स्कोल्स है। चांसलर ओलाफ स्कोल्स है, एंजेला मर्केल नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पे ए बी दोनों है, लेकिन यहाँ पे सेकंड टर्म कर लिया जाए तो केवल बी यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तीसरा गलती से लिख गया है, मिस्टेक है। एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? एयर इंडिया चर्चा में रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको फिर से बेच दिया और ये अपने टाटा के पास चली गई। टाटा जो है इसकी पैतृक कंपनी है, टाटा ने ही इसको डेवलप किया था। अभी इल्कर आईसी जो कि बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? इस्तांबुल में इनका जन्म हुआ है, तुर्की के रहने वाले हैं और ये जो है विमानन उद्योग के जानकार हैं। टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इनको अभी सीईओ और एमडी के तौर पर टाटा ने एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के तौर पर नियुक्त किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, साल 2022 में इसरो के पहले उपग्रह EOS-04 को किस लॉन्च वाहन से लॉन्च किया गया? साल 2022 का यह पहला उपग्रह है, इसरो का उपग्रह है और EOS-04 है ये उपग्रह, और इसको लॉन्च किया गया है PSLV-C52 से। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन जो लॉन्च व्हीकल है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, ये है PSLV-C52। इसी से इसको लॉन्च किया गया है। 1710 किलोग्राम का ये उपग्रह, और ये 10 साल के लिए भेजा गया है। 10 साल ये वहां पर अपना काम करेगा। डॉक्टर एस सोमनाथ ये इस समय इसरो के सचिव हैं और अध्यक्ष भी हैं, अंतरिक्ष सचिव। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव, ऐसे आप याद करिए, इसरो के अध्यक्ष हैं और अंतरिक्ष सचिव हैं। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां स्थापित करने जा रहा है? ये जो कुश्ती अकादमी है ये सबसे बड़ी होगी, स्थापित की जाएगी भारतीय रेलवे के द्वारा, और ये किशनगंज दिल्ली में होगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 करोड़ से 30.76 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में ये बनेगी और सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? ड्रोन उड़ान की अनुमति ये देने जा रहा है और ये देश है इजराइल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागरिक हवाई क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि ड्रोन पहली बार यहां उड़ाया जाएगा। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान अनुमति जो दी जाएगी उसमें एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट,
जो पब्लिक सेक्टर के काम हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और अपराध के खिलाफ, इन सब चीजों में, इन सब क्षेत्रों में इससे काम लिया जाएगा। तो ये इजरायल ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान को सौर विद्युतीकरण योजना में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना है क्या? सबसे पहले तो यह जानना है। 25 सितंबर 2017 को यह प्रारंभ हुई थी, दूसरे स्टेटमेंट में यह दिया हुआ है। सौभाग्य योजना माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हर गांव और हर जिले को कवर करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए शुरू की थी। सार्वभौमिक विद्युतीकरण यानी कि सबको बिजली मिल जाए, ये इसका टारगेट था। 25 सितंबर 2017 को यह प्रारंभ हुई थी और इसकी शुरुआत जो की गई थी उसका उद्देश्य भी आपको समझ में आ गया। और ये राजस्थान को अभी सौर विद्युतीकरण योजना में प्रथम स्थान मिला है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। यहां पर 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया और राजस्थान के बाद में सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर राजस्थान रहा है, सेकंड नंबर पर आपका आता है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद में थर्ड नंबर पर यूपी आता है। तो यूपी स्पेशल वाले इस क्वेश्चन पर ध्यान दें कि तीसरे नंबर पर यहां पर उत्तर प्रदेश का भी स्थान आता है। भारत ने किस वर्ष तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करने का निर्णय लिया? कृषि में शून्य डीजल यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप जानते हैं कि सिंचाई, निराई, गुड़ाई, हर एक चीज में अब यंत्रों का इस्तेमाल होता है। सिंचाई के लिए भी यंत्र, जो इंजन है वो पानी निकालने के लिए वो किससे चलता है? डीजल से चलता है। डीजल इंजनों का प्रयोग नॉर्मली यहां पर किया जाता है। तो भारत में जो हमारा ऊर्जा मंत्रालय है उसने कहा है कि 2024 तक हम कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करेंगे, यानी कि ये टारगेट रखा है कि उसके बाद में हम डीजल का उपयोग करेंगे नहीं, यानी कि जीवाश्मी ईंधनों का उपयोग कम करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और 2030 तक इन्होंने कहा है कि 2030 तक जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी बिल्कुल हम और शून्य कर देंगे और कम कर देंगे। और 2070 का टारगेट इन्होंने रखा है कि 2070 तक तो शुद्ध शून्य उत्सर्जक हम बन जाएंगे। और ये सब ऊर्जा मंत्रालय कर रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने ये टारगेट 2070 का जो रखा है, यानी कि यहां पहुंचते पहुंचते हमारा जो जितना भी जीवाश्म ईंधन का खपत है ये खत्म करके उनका उद्देश्य है कि हम सब ऐसे ऊर्जा का इस्तेमाल करें जो पूर्ण रूप से नेचर पर डिपेंड हो, जैसे सौर ऊर्जा है ना। इसको क्या नाम देते हैं? ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसको नाम क्या देते हैं? जीवाश्म ईंधन को जब हटाएंगे तो गैर जीवाश्म ईंधनों का उपयोग हम करेंगे, गैर जीवाश्म ईंधनों की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह कैंसर दिवस से अलग है, यह है बाल कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय तो है, वैसे कैंसर दिवस आपसे पूछा जाए तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका दिया हुआ है, लेकिन ये यहां पर सही नहीं होगा। ये बाल कैंसर दिवस, बच्चों में भी बचपन में कैंसर के आपको देखेंगे बहुत सारे बच्चे हैं जो पीड़ित मिल जाएंगे। तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को मनाया जाता है। बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति अवेयरनेस इसमें जगाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है और उनको सहयोग करने की बात इसमें की जाती है। बप्पी लहरी का वास्तविक नाम क्या था? बप्पी लहरी ऊपर से नीचे तक सोने से लदे रहते थे, सोने से पटे रहते थे, बहुत बड़े गायक संगीतकार थे। 69 साल की उम्र में अभी इनका निधन हो गया। 1970-80 के दशक में बहुत बढ़िया बढ़िया गाने इन्होंने दिए जिसपे लोगों ने डांस किया। डिस्को डांसर, शराबी, चलते चलते जैसी मूवीज में प्रतिष्ठित गाने जो इनके आए वो आज भी हम भूले नहीं है। हर तरीके से उन गानों पर लोग ठुमके लगा लेते हैं। बप्पी लहरी जो है वो अलोकेश लहरी थे, वास्तव में अलोकेश लहरी थे। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इनके बेटे का नाम है बप्पा लहरी। अभी जब ये खत्म हुए थे तो अमेरिका से बप्पा आए थे, तो बप्पी लहरी के बेटे का नाम है बप्पा लहरी। भारतीय खनन कंपनी वेदांता ने किस कंपनी के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित किया? तो यहाँ की जो ये खनन कंपनी है वेदांता, इसने अभी टाई अप किया है फॉक्सकॉन से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फॉक्सकॉन जो है ये कंपनी है ताइवान की। फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है, बहुत बड़ी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जितना भी आप ये गैजेट्स देखते हैं, मोबाइल फोन, फॉक्सकॉन जो है, ये फॉक्सकॉन एप्पल के लिए भी इसने फोन बनाया। फॉक्सकॉन बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो सेमीकंडक्टर भी ये बनाती है। तो वेदांता है, वेदांता ने इसी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। अनिल अग्रवाल इसके कार्यकारी अध्यक्ष होंगे।
कुंभ के पश्चात भारत में आयोजित होने वाले भारत के दूसरे सबसे बड़े मेले मेदाराम जतारा महोत्सव। कुंभ बहुत बड़ा मेला होता है। कुंभ कहाँ कहाँ लगता है? एक तो प्रयागराज में लगता है, दूसरा आपका कुंभ लगता है हरिद्वार में, तीसरा लगता है नासिक में, है ना, नासिक में लगता है। और एक कुंभ कहाँ लगता है जरा ये बताइएगा। ये चारों जगह के कुंभों का नाम आपको बताना है। कुंभ में खूब भीड़ लगती है, बड़ा मेला होता है। कुंभ के पश्चात अगर देखा जाए तो जो मेला है, जो सबसे बड़ा महोत्सव, ये कोया जनजाति द्वारा मेदाराम जतारा महोत्सव होता है। और ये जनजाति जो है कोया, ये कहाँ पाई जाती है? ये तेलंगाना में बेसिकली आपको मिल जाएगी। तो तेलंगाना में ये जनजाति पाई जाती है। मेदारा जतारा 2022 महोत्सव अभी वहां पर हुआ है और तेलंगाना में मुलुगु जिला पड़ता है। वहीं पे मेदाराम गांव में ये पूर्णिमा के दिन माघ में, ये माघ चलता है ना फरवरी में, तो पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। तो कोया जनजाति है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पूरी तरीके से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारत की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सा है? यानी कि जो अपना ये प्रोडक्ट बनाती है उसमें प्लास्टिक वेस्ट नहीं होता है, वो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल है, और ऐसी कंपनी है डाबर इंडिया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डाबर इंडिया। पूरे भारत में देखा जाए तो लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर जो प्लास्टिक है उसका संग्रहण होता है। बहुत ज्यादा ये हो गया, 27,000 मीट्रिक टन। तो डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को समाप्त करने का, कि हम इसको उपयोग ही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो उसको हम इस तरीके से मतलब चेंज कन्वर्ट कर लेंगे कि वो किसी भी तरीके से प्लास्टिक वेस्ट के तौर पर ना सामने आए। तो इसने पहल 2017-18 में शुरू की थी और अब ये सफल हो गई है और ये बिल्कुल वेस्ट न्यूट्रल बन गई है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल हो गई है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी के महीने में कितनी दर्ज की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा ये नापी जाती है, सीपीआई के द्वारा भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नापी जाती है, और ये अभी जनवरी के महीने में ये पहुंच गई 6.1%, जबकि 4+-2 की बात होती है। +-2 यानी कि 2 से 6 के बीच में इसको रहना है, ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 के बीच में, और ये पहुंच गई 6.1। तो इस कारण से ये चर्चा का विषय बन गई, है ना। जो इसका 6% का सहिष्णुता बैंड है उसको ये पार कर गई, टॉलरेंस बैंड को ये पार कर गई। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये कैसे मापा जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब ये मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर इसका बैंड आपसे पूछा जाए क्या रखा गया है, तो 2 से 6 के बीच में रखा गया है। 4+ इसको 2 बोलते हैं। भारत सरकार ने पुनः चीन के 54 ऐप्स को प्रतिबंधित किया। पिछले सालों में भी कई ऐप्स प्रतिबंधित किए गए थे, लेकिन हुआ ये था कि चाइना बड़ा होशियार है, वहां के जो डेवलपर है उन्होंने इसका फिर से रीब्रांडेड संस्करण जारी कर दिया था। और रीब्रांडेड संस्करण का मतलब यह है कि ऊपर से ये अलग लग रहा है, अंदर वही चीज। और यहाँ पे कई पबजी जैसे गेम के भी लगभग मिलते जुलते संस्करण थे, खूब खेले जाते हैं। तो इससे युवाओं को एक गलत दिशा मिल रही है, और ये लोग डेटा जो यूज करते हैं, डेटा जो जितना रजिस्ट्रेशन होता है उसका दुरुपयोग कर सकते हैं चाइना वाले। तो इस तरीके से ये 54 ऐप्स फिर से प्रतिबंधित किए गए। और ये धारा कौन सी है जिसके तहत ये किए जाते हैं? तो धारा 69A की है, सी ऑप्शन इसका। और ये किसकी धारा है? ये सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम की धारा है। आईटी एक्ट जो हमारा 2000 का है, सन 2000 का आईटी एक्ट जो है, आईटी एक्ट 2000 की ये धारा है 69A, उसी के तहत ये प्रतिबंधित किया जाता है। तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट टोबैको ऐप, ये किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सी संस्था है जिसने इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। WHO ने इसको लॉन्च किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और WHO के बारे में और भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसकी जो स्थापना है ये 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। टेड्रोस एडनॉम जो है ये इसके इस समय महानिदेशक है। सीड योजना का उद्देश्य क्या है? सीड योजना किस लिए है? सीड योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। आर्थिक सशक्तिकरण ये योजना है। सीड योजना एक आर्थिक सशक्तिकरण योजना है, सामाजिक रूप से वंचित समुदाय के कल्याण करने के लिए इसको
शुरू किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय के कल्याण के लिए इसको शुरू किया गया है। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो है वहीं पर इस योजना की शुरुआत की गई है। अगले 5 वर्षों के लिए 21-22 से शुरू होके ये अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए 200 करोड़ रुपए इसमें रखा गया है कि 200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। निजी क्षेत्र के किस बैंक ने खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण के लिए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट यह है कि यह बैंक निजी क्षेत्र का है और यह बैंक है एस बैंक। एस बैंक ने कहा एस हम करेंगे, एग्रीकल्चर क्षेत्र में हम करेंगे, तो एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम इसने शुरू किया। ये जो प्रोग्राम है वो एस बैंक ने शुरू किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। बिल्कुल सही बात है। डेट याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। और G20 शिखर सम्मेलन जो 18वां संस्करण 2023 में इसका होगा वो भारत में होगा। दोनों बातें सही हैं, अलग से भी प्रश्न आपसे बन सकता है ना। और अभी भारत ने क्या किया है, इसकी तैयारी के लिए G20 सचिवालय की एक संरचना बनाई है और इसकी रिपोर्टिंग संरचना जो है उसको मजबूत किया है, उसकी स्थापना को मंजूरी दी है, जिसमें निर्मला सीतारमण भी हैं जो हमारी वित्त मंत्री हैं, और अमित शाह जी हैं, एस जयशंकर हैं, और जो G20 के शेरपा पीयूष गोयल, इनको भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे कि G20 के शेरपा हैं ये पीयूष गोयल, जिससे कि इसकी तैयारी अच्छे से हो जाए, यहाँ पे अच्छे से कार्यक्रम हो पाए, अध्यक्षता भी भारत सही से कर पाए। भारत की थोक महंगाई जनवरी में कितनी दर्ज की गई? ये महंगाई की बात हो रही है, थोक महंगाई। अभी इसके पहले जो आपने प्रश्न सॉल्व किया था वो 6.1%, उसको कंफ्यूज मत होइएगा, वो खुदरा मुद्रास्फीति थी और ये थोक महंगाई है। तो ये कितनी दर्ज की गई है ये आपको बताना है। तो भारत की थोक महंगाई जनवरी में 12.96% दर्ज की गई। पिछले महीनों में ये ज्यादा थी, दिसंबर में ये थी 13.56% और 13.56% से ये घटकर हो गई 12.96%, है ना। थोक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI आधारित मुद्रास्फीति जो है ये घट रही है, ऐसा कहा गया। मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो आयोजन किया गया ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया, है ना। NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये NCB जो है ये डार्कनेट के माध्यम से जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है उससे बचाव के लिए कैसे उसको उस पूरे एक कार्टेल को समाप्त किया जाए जिससे कि वो ना हो पाए, जिससे युवा लोग जो है नशे की चपेट में ना आए, छात्र जो है, तो इन लोगों को बचाया जाए उससे, और इनको शामिल भी उसमें करना है कि कैसे ऐसी चीजों को डेवलप किया जा सके कि डार्कनेट के माध्यम से ये तस्करी ना हो पाए मादक पदार्थों की। तो ये प्रयास डॉर्कथॉन के माध्यम से किया गया। बिहार के खादी और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? बिहार का है। बिहार के खादी और साथ में हस्तशिल्प दोनों के ब्रांड एम्बेसडर होंगे मनोज तिवारी। भाजपा के ये नेता है ना, भाजपा के ये नेता हैं। पहले ये गाने गाते थे और भोजपुरी गायक भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं। ही हंस देली, है ना, पिंटुआ के पापा क्या है, ऐसा कुछ गाना है, आप लोगों को पता होगा। तो वही वाले हैं मनोज तिवारी, और भाजपा सांसद भी हैं, ये दिल्ली से ध्यान रखिएगा। फीफा क्लब विश्व कप किसने जीता? ये क्लब विश्व कप है, फीफा विश्व कप नहीं है, ये फीफा क्लब विश्व कप है। इसको इंग्लिश क्लब चेल्सी ने जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये ब्राजील के क्लब पाल्मेराज को हराया है इसने, ब्राजील के क्लब पाल्मेराज को हराया है। तो ये सेकंड आया है और ये फर्स्ट आया है। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 का विषय क्या था? इसका विषय क्या था? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसमें जो टेरी है, टेरी के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, इस समिट का। और नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाषण भी दिया था, उद्घाटन भाषण दिया था। और इसमें जो थीम रखी गई, विषय रखी गई, टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लेनेट, एक लचीले ग्रह की ओर, एक लचीला ग्रह की ओर या एक लचीले ग्रह की ओर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये लंबी थीम थी, टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लेनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। लेकिन आपसे कभी कभी शॉर्ट करके भी विषय पूछ लिया जाता है, जो उसकी मेन मुख्य हेडिंग होती है। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष और महिला चैंपियनशिप क्रमशः किन राज्यों ने जीती?
वॉलीबॉल चैंपियनशिप है 2021-22 की है, पुरुषों के मामले में हरियाणा और महिलाओं के मामले में किसने जीती? केरल ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोप साउथ 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? कोप साउथ 22, कोप साउथ 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास, ध्यान रखिएगा इसमें भारत से कोई रिलेशन नहीं है। इस अभ्यास से भारत इसमें शामिल नहीं था। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन भारत यहां पर नहीं है। यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 दिनों का यह अभ्यास है, ठीक है, बांग्लादेश और यूएसए के बीच में। वयस्क शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की अवधि क्या है? किसके लिए है? वयस्क शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। वयस्क शिक्षा के लिए ये प्रोग्राम है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इसका नाम है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसमें देखा जाए तो अब जैसे एक शब्द आता है वयस्क शिक्षा, तो वयस्क शिक्षा जब बात होती है तो वयस्क शिक्षा, ये ध्यान रखिए, वयस्क शिक्षा का मतलब सभी के लिए शिक्षा अब इसको कर दिया गया है, एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया है। पहले ये था कि अलग अलग इससे भाव निकलते थे, लेकिन सभी के लिए शिक्षा, वयस्क शिक्षा का मतलब कर दिया गया है। और इसका जो अवधि रखी गई है इसकी, न्यू लिटरेसी इंडिया प्रोग्राम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 से 27। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? अभी राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक भारत में पहली बार नियुक्त किया गया है, इसके पहले कोई नहीं हुआ करता था। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल हैं जी अशोक कुमार, तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे जो एक घटना हुई थी और बहुत दर्दनाक घटना थी, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें भारत के पहले कौन मारे गए थे? है ना, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऐसे राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ये नियुक्त हुए हैं। ये नई पोस्टें हैं, नई पोस्टें हैं, तो ये चर्चा में रहती हैं। तो जो सीडीएस थे वो मार दिए गए थे, उनका नाम था विपिन रावत, ठीक है, विपिन रावत जी। और अभी जी अशोक कुमार ये चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में। हाल ही में फरवरी 2022 की बात है, जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहां पर किया गया? जल टैक्सी सेवा, जल टैक्सी सेवा जो है यानी वाटर टैक्सी जो सेवा है, ये मुंबई में शुरू की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पर? मुंबई में शुरू की गई है। अब ये कई चीजें इसमें होंगी, एक तो टाइम की बचत होगी, मुंबई में ट्रैफिक बहुत रहता है, तो ट्रैफिक से लोग बच पाएंगे, टाइम की बचत होगी। इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखें तो ये अच्छी है, किराया भी कम लगेगा। अब किराया कितना रखा गया है पता नहीं, लेकिन अपेक्षाकृत कम ही रहता है, क्योंकि इसमें टाइम की बचत हो जाती है, दूरी कम समय में तय की जाती है, कम दूरी होती है, कहीं भी आप जाते हैं शॉर्ट आप जा सकते हैं, शॉर्टकट। तो ये सब कारणों से ये एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैंगोलिन एकमात्र स्तनपायी है जो स्केल से ढका होता है। स्तनपायी ऐसा है जो स्केल से ढका होता है, एक आवरण उस पर चढ़ा होता है। पैंगोलिन की जीभ उसके शरीर से लंबी हो सकती है। और फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पैंगोलिन दिवस मनाया जाता है। तीनों बातें यहां पर सही हैं। उसकी जो जबान है पैंगोलिन की, पैंगोलिन ऐसे ढका हुआ होता है, पैंगोलिन ऐसे ढका रहता है, और इसकी जबान जो निकलती है बहुत बड़ी, शरीर से भी बड़ी हो सकती है। तो ये सारी बातें सही हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी के तीसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। एकमात्र स्तनपायी जो स्केल से ढका होता है। 40 सेंटीमीटर लंबी तक इसकी जबान हो सकती है, 40 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। एनपीए वर्गीकरण मानदंडों का पालन करने की समय सीमा मार्च 2022 की पूर्व समय सीमा से बढ़ा दी गई है। और ये बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? पहले इसको रखा गया था मार्च 2022 और इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है सितंबर 2022 तक। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई ने जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, तो उनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एनपीए, उनके मानदंडों का पालन करने की समय सीमा पहले मार्च 2022 तक रखी थी। अब उन मानदंडों को पालन करने की सीमा बढ़ा के सितंबर 2022 तक कर दी गई है। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है जो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपना रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह है नेपाल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की यूपीआई प्रणाली, इंडियाज यूपीआई सिस्टम जो है उसको, जो कि हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
आपने सुना होगा एनपीसीआई का नाम। एनपीसीआई के द्वारा इसको रन किया जाता है और ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है हमारा। तो ये जो हमारा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है ये नेपाल में काम करेगा। जीपीएस वहां का है, अधिकृत वहां पे गेटवे पेमेंट सर्विस है, तो उसने वहां पर अपना जो कार्य कर रहा है, नेपाल में वो कार्य कर रहा है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है भारत की यूपीआई प्रणाली को नेपाल। विश्व सामाजिक न्याय, तो वहां का जीपीएस, जैसे यहाँ एनपीसीआई है ऐसे वहां उसको जीपीएस बोलते हैं, गेटवे पेमेंट सर्विस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सामाजिक न्याय की इसमें बात बहुत चलती है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? फरवरी में 20 तारीख को ये मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। और इसकी इस बार थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ये 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। 19 फरवरी 2015 को ये शुरू की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का सूरतगढ़, राजस्थान में पड़ता है सूरतगढ़, तो सूरतगढ़ से ये शुरू की गई थी 19 फरवरी 2015। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया जाता है 21 ऑफ फेब को, 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। मातृभाषा दिवस है 21 फरवरी, ये ध्यान रखना है आपको। जरा सा आप प्रश्न बताइएगा, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर दीजिए, तुरंत टाइप करिए। आप लोग उत्तर देने में पीछे हटते हैं, लेकिन आप बताइए कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक तो ये याद रखिए 14 सितंबर को। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के पुरस्कारों के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन। कृति सेनन ने बड़ी अच्छी एक्टिंग वास्तव में इसमें की हुई है। सभी ये सही है। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड ये पुष्पा द राइज को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह। ये जो अवार्ड है ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 है। तो ये सभी सही सुमेलित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये चारों पुरस्कार याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अभिनेता रणवीर सिंह, अभिनेत्री कृति सेनन, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, और सब जो फिल्म ऑफ द ईयर है वो पुष्पा द राइज है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का निधन हो गया। ये किस न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे जिसके राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख थे? ये आईआईएम के पढ़े हुए थे, आईआईटी के पढ़े हुए थे, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट थे, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स किए थे, और ये इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए थे, उसके राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख थे, और इनका अचानक निधन हो गया, है ना। राजनीतिक समाचार रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। हर एक व्यक्ति की अलग अलग स्पेशलिटी होती है, वो स्पेशल होते हैं अपने कामों में। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? कहां से? माली से। माली एक देश है, तो वहां से सैन्य वापसी की घोषणा की है, और ये घोषणा की है इमैनुअल मैक्रोन ने, और ये राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने कहा कि 9 साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। 2013 की बात है। समाजवादी राष्ट्रपति उस समय फ्रांकोइस होलांदे हुआ करते थे, समाजवादी विचारधारा के थे, और इन्होंने माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया था। तब से ये लोग वहां पे तैनात थे। 9 साल बाद अब यहाँ पर ये वापस बुलाया जा रहा है। भारत सरकार तथा विश्व बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में ये समझौता हुआ है $115 मिलियन का। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। कर्नाटक, ओडिशा की राज्य सरकारें जो है और विश्व बैंक, उनके बीच में रेजुवेनेटिंग वाटरसेट फॉर एग्रीकल्चरल रेसिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं,
और इसी के तहत ये $115 मिलियन की ऋण राशि ली गई है। कर्नाटक सरकार का इसमें $60 मिलियन, उड़ीसा सरकार का 49 मिलियन और केंद्र सरकार का केवल 6 मिलियन जो ऋण है, मिलियन डॉलर ऋण वो रहेगा। ठीक है। जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक में एक है IBRD, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इसी का एक अंग होता है। तो उसने ये 15 वर्ष के लिए दिया है और 4.4 वर्ष की छूट अवधि भी इसमें शामिल की है। वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक पे और भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जुलाई 1944 में इसकी हुई थी स्थापना। डेविड मालपास हैं इसके अध्यक्ष। वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध किस योजना से है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको जारी किया है और इससे आप गेस करिए, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी 6 साल पूरे कर रही है अपने कार्यान्वयन के। 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर से, मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है सीहोर, वहां से इसको शुरू किया गया था। मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये अभी शुरू होने जा रही है। PMFBY, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसानों को फसल बीमा पॉलिसी घर घर जाके दी जाएगी इसमें, बस इतनी बात है इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया? गए नहीं, ऐसे ही कर दिया है, इंदौर में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 150 करोड़ रुपए की लागत भी इसमें लगी है और ये वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। वैसे गोबर जो गायें करती हैं वो बेकार चला जाता है, अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, बायो CNG इससे जनरेट की जाए तो वो उसका उपयोग हो जाएगा। इसी लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। पहले भी गोबर गैस योजना चली थी, बनाए गए थे गोबर गैस। मुझे याद है हमारे घर पे गोबर गैस का एक प्लांट हुआ करता था, बहुत बढ़िया ये कॉन्सेप्ट था। जैसे आप ये गैस यूज करते हैं ना खाना बनाने के लिए, तो वैसे ही वो उससे भी स्टोव चलते थे, है ना। LPG जो आप यूज करते हैं, ऐसे ही वो भी, थोड़ी सी उसमें प्लांट में बदबू आती थी लेकिन वो अलग रहता था। बस रोटियां हमें याद है कि उसमें नहीं सेकी जाती थी। वर्ष 2023 में भारत का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र यहां पर हो रहा है और ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, तो वहीं पर इसको आयोजित किया जाएगा। इसके पहले 1983 में इसका आयोजन यहां पर हुआ था नई दिल्ली में, और अब 1983 के बाद अब जाके 2022 में होने जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, फरवरी 2022 में मनिका बत्रा को किस ब्रांड ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया? और यह है एडिडास। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन फरवरी 2022 में अभी जो पेट वाला एग्जाम हुआ था उसमें आपसे पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जिन लोगों को ये सब एग्जाम देने हैं, या UPPSC भी कभी कभी ऐसे प्रश्न सुमेलित करने में पूछता है। हिलाल-ए-पाकिस्तान नामक पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? हिलाल-ए-पाकिस्तान माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, बहुत ज्यादा परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले, पाकिस्तान में पोलियो को जड़ से खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिल गेट्स को यह दिया गया है हिलाल-ए-पाकिस्तान जो ये अवार्ड है। और ये जो अवार्ड है, ये देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान के रूप में इसको जाना जाता है। प्रथम श्रेणी पदार्पण पर तिहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी साकिबुल गनी का संबंध किस राज्य से है? इन्होंने पदार्पण किया और पदार्पण पर ही तिहरा शतक बना दिया, और ये बिलोंग करते हैं बिहार से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बिहारी सब पर भारी, ऐसा ये लोग नारा लगाते हैं बिहार वाले, तो गलत नहीं लगाते। देखो सब पर भारी हो गए। और जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड जादवपुर बंगाल में मिजोरम के खिलाफ ये प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी में 405 गेंदों में 56 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बना दिए महोदय ने। किसने? साकिबुल गनी ने 341 रन बना दिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। 24 जनवरी ये तो सही है, इन दोनों पे विचार करिए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, क्या ये दोनों सही हैं? 1987 की बात है। 1987 में 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 से शुरू किए थे, तभी से ये मनाते चले आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले सूरज भारत में अगर कहीं निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य था, 24वां राज्य था अरुणाचल प्रदेश। 1972 की बात है। 1972 में जब पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम आया 1971 का, तो 72 में उसके तहत अलग केंद्र शासित प्रदेश इसको घोषित किया गया, अरुणाचल प्रदेश को। फिर भारतीय संविधान के द्वारा 1986 में फिर से एक संशोधन किया गया, 53वां संविधान संशोधन ये था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ये 23वां राज्य फिर बन गया, अस्तित्व में आ गया। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1950 की बात है। यूपी के लिहाज से आप इसको देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तीनों बातें यहां पर सही हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है? और यह है कोल इंडिया लिमिटेड। बीच में हल्ला खूब मच रहा था, भारत की बिजली गायब हो जाएगी, बिजली तो अब चाइना से पैकेटों में मंगानी पड़ेगी। अरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी बातें हो रही थी। महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इसी बीच बनकर दिखा दिया। एसोचैम के द्वारा एनर्जी मीट और एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में उसको यह तमगा दिया गया। बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की जब मांग बढ़ी तो इसने कुछ महीनों में ही कोयला उत्पादन को बढ़ाया, आपूर्ति की और किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होने दी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी इटली करेगा। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के खेलों में नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकाल ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर है। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया। और 2022 का जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक है उसमें एकमात्र पदक भारत ने जीता है, यानी कि भारत मात्र एक पदक जीतने में सफल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी सब सही है। भारत ने यहां पर एक भी पदक नहीं जीते हैं, कोई भी पदक भारत का इसमें नहीं रहा है। बाकी ये गए हैं, ये ध्यान रखना, ये गए हैं यहां पर, इनका नाम है क्या? आरिफ खान, लेकिन ये पदक वगैरह कुछ जीत के नहीं लाए हैं। डी ऑप्शन इसका यही गलत है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक है इसकी मेजबानी जो है इटली करने जा रहा है। ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये काम के क्वेश्चन है। इसमें कोई ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे जहां पर आपको लगे कि ये बस डिस्कस करने के लिए डिस्कस किया जा रहा है। ऐसी टेस्ट सीरीज भी हमारी है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें काम के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, साल भर के करंट अफेयर के साथ आपको मिलते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो आपको मिलता ही है, साथ साथ में आपको फुल टेस्ट भी मिलते हैं और हर एक का पीडीएफ मिलता है। हर एक टेस्ट आप करते हैं लिमिटेड टाइम ऑनलाइन और पीडीएफ निकाल के आप हमेशा के लिए रख सकते हैं। इसके लिए आपको मैसेज करना है 6307281212 पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? और यह उद्घाटन किया गया है नासिक, महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला है जिसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो है ये किस लिए है? ये देश के दूर दराज और जंगली इलाकों में जाके जो भी मानव पशु जिनको भी जरूरत पड़ेगी तो उनका नमूना संग्रहण करेगी, यानी कि जो सैंपल कलेक्शन होता है तो ये प्रयोगशाला के द्वारा किया जा सकेगा। इस प्रयोगशाला के द्वारा ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? ईस्टर्न ब्रिज इसका नाम है और ये आयोजन किया गया है, एक तो इसमें भारत है, देखिए सब में दिया है, और दूसरा ओमान, याद कर लीजिए। तो ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान इनके बीच में हुआ है। ओमान की राजधानी कभी कभी आपसे पूछी जाती है। ओमान की जो राजधानी है यह है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट और यहां पे चलती है ओमानी रियाल। अगर आपको पैसे कमाने हैं रियाल में तो ओमान चले जाइए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का निधन हुआ। किस राज्य से इनका संबंध था? 102 साल की ये थी। शकुंतला बाईदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है, शकुंतला बाईदेव। 2022 में इनको पद्मश्री दिया गया था और इनका अभी निधन हो गया।
और ये संबंधित थी असम से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इन्होंने काम किए, बहुत सारे काम किए, तभी तो पद्मश्री मिला। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में किस नदी पर रेल के पहले केबल से बना पुल बना रहा है? अभी तक रेलवे का कोई केबल से पुल नहीं था और ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में, और ये है अंजी नदी पे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केबल से बना ये पुल होगा, अंजी खड्ड पुल ये बोलेंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर ये होगा और नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर इसको बनाया जाएगा। काफी ऊंचा भी होगा, एफिल टावर से भी ऊंचा होगा। एफिल टावर आपका पड़ता है पेरिस में, पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा होगा, ठीक है। और ये पुल जो है 96 केबलों द्वारा इसको रोका जाएगा, 96 केबल्स इसमें लगाए जाएंगे। तो ये अंजी नदी है जम्मू कश्मीर की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जिसको बोलते हैं 2013 में शुरू किया गया था। पहला फैक्ट चेक करिए क्या सही है। और शिक्षा मंत्रालय ने इसे मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। दोनों बातें यहां पर सही हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अभी 12,929.16 करोड़ रुपए का व्यय किया और कहा कि 31 मार्च 2026 तक इसको हम जारी रखेंगे। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में वित्त पोषण देंगे, केंद्र स्तर से यह वित्त पोषण किया जाएगा। राज्य संस्थाएं जो हैं वो अपने में गुणवत्ता लाएं, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार करें। हम तैयार हैं पैसा देने के लिए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा 2013 में शुरू हुआ था। फरवरी में हुई एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, उसमें मैक्सन कार्लसन को हरा दिया एक भारतीय खिलाड़ी ने, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने अभी जो इनको हराया है ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में हराया है मैग्नस कार्लसन को, और ये नंबर 1 खिलाड़ी है पूरे दुनिया के मैग्नस कार्लसन। इनको हराना कोई छोटी बात नहीं है। और फरवरी से नवंबर 2022 तक ये अभी द एयरथिंग मास्टर्स 2022 मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर के 9 आयोजनों में पहला आयोजन ये था, जो कि फरवरी से नवंबर तक चलेगा, और उसी में इन्होंने जीत दर्ज की है। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर कुछ आदान प्रदान हो सके इसके लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर कर दिए, और ये देश है फ्रांस। तो भारत और फ्रांस ने ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस के लिए आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जयशंकर प्रसाद जी ने हमारी तरफ से 22 फरवरी को इंडो पैसिफिक जो सहयोग है उसमें यूरोपीय संघ के मंत्रिस्तरीय फोरम में पार्टिसिपेट किया और उसमें इन्होंने ये साइन किया है। वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? यह है क्या सी डोम? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये वायु रक्षा प्रणाली है ना, एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसका जो परीक्षण किया गया है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, इजराइल के द्वारा किया गया है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो इसाक हरजोग, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो नफ्ताली बेनेट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चलती है मुद्रा शेकेल। इजराइल आगे है एग्रीकल्चर के मामले में, इजराइल आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, इजराइल भारत से संबंध भी अच्छे रखता है, अच्छा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओडीओपी पहल के तहत लेवेंडर को किस जिले का ब्रांड उत्पाद नामित किया गया है? लेवेंडर, तो लेवेंडर को जम्मू कश्मीर के डोडा का ब्रांड उत्पाद नामित किया गया है। इससे जब उत्पाद नामित होते हैं तो वहां पे बढ़ावा दिया जाता है उसकी खेती को। ओडीओपी का उद्देश्य यही है, एक जिला एक उत्पाद योजना। नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? नौका सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है और यह लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए यह नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसको आईआईटी मद्रास के सहयोग से डेवलप किया गया है, आईआईटी मद्रास के सहयोग से। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता, एटीपी 500 विजेता बने, वो किस देश से है? नाम है इनका कार्लोस अल्कराज।
किस देश से हैं, सबसे कम उम्र के ये विजेता बने हैं। इस कारण से ये जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किस देश से है ये आपको बताना है, उत्तर देने का प्रयास करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बताइए। और ये है स्पेन से, कार्लोस अल्कराज, ये है स्पेन से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 वर्षीय हैं, अभी 18 साल के हैं ये। और ये अल्कराज स्वार्ट्समैन जो तीसरी वरीयता प्राप्त है, इनकी वरीयता 7वीं है, इनको इन्होंने हरा दिया है और ये ATP 500 चैंपियन बन गए हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया। ये किसकी पहल है? किसान ड्रोन यात्रा, नाम देखिए, किसान ड्रोन यात्रा। लेकिन ये जो पहल है ये गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए, खेतों में कीटनाशक छिड़के जा सकें। और ये 100 किसान ड्रोन ऐसे बनाए जाएंगे जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा ये शामिल है, जहां पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और किसान इससे छिड़काव कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे। तो ड्रोन अब देखिए एग्रीकल्चर में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे ऑफ इंडिया किस डेट को मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 24 फरवरी को, 24 जनवरी नहीं, ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 फरवरी 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के कानून को पास किया गया था। तो 24 फरवरी वो डेट थी, इसीलिए इसको चुना गया है। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 या 22 इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसका आयोजन कहां किया गया? ये आयोजन जो किया गया है ये भारत में नहीं हुआ है, ये हटा दीजिए। ये आयोजन हुआ यूनाइटेड किंगडम में, बॉन्डिंगटन में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय वायुसेना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। 6 से 27 मार्च के बीच में यह आयोजन हुआ, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22। ठीक है, तो ये वॉर्डिंगटन स्थान पड़ता है यूनाइटेड किंगडम में, वहां पर हुआ है। संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। ये आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? एक तो फैक्ट यहां से, संजीव सान्याल क्या है? सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए। अध्यक्ष कौन है? विवेक देवराय। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विवेक देवराय जो है उन्होंने ही घोषणा की है कि संजीव सान्याल इसके पूर्णकालिक सदस्य होंगे। भारत के निम्नलिखित में से कहां देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारत ने कहां स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी तक कहीं बाहर कैंपस नहीं था और ये भारत बनाने जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पहली शाखा ये स्थापित करेगा संयुक्त अरब अमीरात में अपनी। सेपा कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत ये एक नए चरण की शुरुआत की जा रही है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से प्राप्त किए हैं? तो राफेल लड़ाकू विमान भारत ने प्राप्त किए हैं फ्रांस से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 3 राफेल लड़ाकू विमान अभी फरवरी में भी आए हैं। और राफेल बेड़े में अभी तक ये 3, पहले 32 थे और ये 3 आने के साथ अब ये 35 संख्या पहुंच गई है। और अब एक विमान और बचेगा, 36वां विमान। तो 36वां जो विमान होगा वो फ्रांस से भारत अप्रैल में ये भी आ जाना है, अप्रैल में ये भी आ जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि अप्रैल में ये आ जाएगा, तो 36 ये विमान हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न, PM किसान योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। 22/2/2022, यहां पे देखिएगा 22/02, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/0/22/022 ऐसे लिख सकते हैं। ये एक डेट रखी गई और इस डेट तक लगभग 11.78 करोड़ PM किसान योजना के तहत किसान जो है वो लाभान्वित हुए, ऐसा कहा गया। 11.78 करोड़ किसान PM किसान स्कीम के तहत लाभान्वित हुए, ये डेट ऐसी रखी गई। और ये एक राज्य क्षेत्र की योजना है जिसे 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों को मौद्रिक जरूरतों की पूर्ति के लिए इस योजना को चलाया गया था कि भूमिधारक जो किसान है वो लाभान्वित इससे हो सके। तो 11.78 करोड़ ये डेटा याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। और यहां पर जो दिया है राज्य क्षेत्र की है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, दूसरा हो जाएगा गलत।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 फरवरी 2022 तक ये इतने लोग लाभान्वित हुए हैं। पहले इसको 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया था। बाद में इसके अंतर्गत दायरा इसका बढ़ा के सबको, भूमि धारक किसानों, सभी किसानों को इसमें कवर कर लिया गया था। वंदे भारतम गाने को निम्नलिखित में से किसने कंपोज किया? ये गाना है वंदे भारतम और इसको रिकी केज और विक्रम घोष, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों लोगों ने मिलकर इसको कंपोज किया है और ये ग्रैमी अवार्ड विनर है रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट है विक्रम घोष, इन्होंने कंपोज किया। और गणतंत्र दिवस 2022 जो राजपथ पे समारोह हुआ हमारे यहाँ, तो उसमें संस्कृति मंत्रालय के वंदे भारतम नृत्य उत्सव के लिए इसको तैयार किया गया था। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये सबसे पहली बार आयोजित हुआ था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और ये शुरू हुआ था 1995 में। अंडमान और निकोबार कमान ने इसको संभाला था, लेकिन अब की बार जो आयोजन हुआ है 2022 का, इस विशाखापट्टनम में हुआ है। ए ऑप्शन इसका ध्यान रखिएगा। विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी कहते हैं, भाग्य का शहर कहते हैं विशाखापट्टनम को, कभी भी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। और मिलन 2022 अभ्यास का विषय था कैमराडरी सामंजस्य सहयोग, है ना, कैमराडरी यानी कि सामंजस्य सहयोग, कैमराडरी सामंजस्य सहयोग। और भारत को बड़े पैमाने पर दुनिया के एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में कैसे हम पेश कर पाए, तो ऐसे अभ्यास हम करते रहते हैं। देवातनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी, देवायतनम ये भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये कहां पर हुआ? तो ये हुआ है हम्पी कर्नाटक में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 से 26 फरवरी के बीच में ये आयोजन हुआ और ये कर्नाटक के हम्पी में हुआ, ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी से कब तक मुख्य वित्तीय सेवा समाधान लागू करने को कहा है? तो ये डेट रखी है 30 सितंबर 2025 की। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2022 तक 10 या अधिक जो फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स हैं उनके साथ मध्य और ऊपरी परतों में बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के समान, और 30 सितंबर 2025 तक कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन, इनको लागू करने की डेट इन्होंने रखी है एनबीएफसी से। ये लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 आरबीआई ने कहा है कि ये डेट हम रख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 43 है। भारत की रैंकिंग क्या है? 43। सही है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या ये दूसरी बात भी सही है? और यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी बात सही है। तो ये ध्यान रखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी अलग से पूछा जा सकता है। भारत की रैंक 43 है, इंपॉर्टेंट है। अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया गया? तो ये आयोजन जो किया गया है ये भारत और जापान के बीच में किया गया है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन, ये तीसरा संस्करण इसका भी जो है ये आयोजित किया गया है और भारतीय सेना की 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया, वे क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा से इनका संबंध था कि झारखंड से? पहले ये डिसाइड करिए। तो ये उड़ीसा से संबंधित थे। अब ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे? तो वास्तव में ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे और आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री। उसके बाद में वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी। तो उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा गलत है, बाकी ये झारखंड से इनका कोई मतलब नहीं था। अगला जो प्रश्न है, केंद्र सरकार निम्नलिखित में से कहां पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने जा रही है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी एमएसएमई जो मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है और ये सिंधुदुर्ग में ये एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो ये जो प्रतियोगिता हुई 2022 में, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं बताइए। तो टोटल जो पदक भारत ने जीते हैं उनकी संख्या कितनी है? 8 भारतीय भारोत्तोलकों ने प्रत्येक ने पदक जीते हैं और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना स्थान भी इसी कारण से उन्होंने बना लिया है। तो ये संख्या है 8। कितनी है?
8। ठीक है, और भारत के पास अब बर्मिंघम में होने वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसके लिए 12 लोग जो है क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, इसमें मीराबाई चानू, विद्यारानी देवी, पोपी हजारिका, उषा कुमारी, पूर्णिमा पांडे, संकेत महादेव, चमन्नम ऋषिकांत, जेरेमी लाल रुंगा, अंचिता सेओली, अजय सिंह, विकास ठाकुर और रागला वेंकट राहुल, ये लोग हैं। राफेल नडाल स्पेन से हैं ये, इन्होंने ब्रिटिश नंबर 1 खिलाड़ी किसको हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब जीता। किस ब्रिटिश खिलाड़ी नंबर 1 खिलाड़ी को हराया है? ये है कैमरन नोरी, ये ब्रिटिश खिलाड़ी है जिनको हराया है राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल का ये 91वां एटीपी, 91 जीत चुके हैं, कितना ज्यादा होता है खिताब है। और सीजन का ये थर्ड है, इस सीजन का अगर देखा जाए तो सीजन का ये थर्ड है, वैसे 91 है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का कौन सा एयरपोर्ट पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट बनने जा रहा है? इसके पहले भी आपने सुना होगा कि दुनिया का पहला हवाई अड्डा था सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से संचालित होने वाला, 2015 में घोषित हुआ था कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी क्षमता और बढ़ा दी गई, वहां पर नए सौर ऊर्जा संयंत्र चालू कर दिए गए और अब ये क्या हो गया है, ये पावर पॉजिटिव हो गया है, यानी कि इसके पास जितनी खपत है उस खपत से ज्यादा ये ऊर्जा जो है, पावर जो है जनरेट कर रहा है, यानी कि अब ये दूसरों को दे सकता है। तो ये पावर पॉजिटिव हो गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का पहला हवाई अड्डा था जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होता था। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया? जो ये डेट है यह है 27 फरवरी 2022, इसको मनाया गया और इसको पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है। और 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, ओपीवी दी जाती है। और भारत में वाइल्ड पोलियो वायरस का अंतिम मामला जो था, अगर आपसे पूछा जाए कब देखा गया था, तो 13 जनवरी 2011 को देखा गया था। तो ये 27 फरवरी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। माधवपुरी बुची माधवीपुरी बुच को अजय त्यागी की जगह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको आप सेबी कहते हैं, है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, न्यू चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में बात आपको बतानी क्या सही है। तो सेबी की पहली महिला प्रमुख है, आजादी के बाद इतने दिन बीत गए तब जाके सेबी की कोई महिला अध्यक्ष या अध्यक्षा बन रही है। अध्यक्षता प्राप्त करने वाली पहली गैर आईएएस है और पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर भी हैं। सब बातें यहां पर सही हैं। अभी तक सब आईएएस ही बैठते थे, पहली गैर आईएएस है, पहली महिला प्रमुख है, अभी तक सब पुरुष ही थे और आईसीआईसीआई बैंकर भी रह चुकी हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2 प्रश्न और बचे हैं, इनको डिस्कस करके हमारा ये फरवरी का करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। मार्च के करंट अफेयर को भी हम जल्दी आपके सामने ला रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे प्रश्नों को जीएस में भी आप देखना चाहते हैं, जीएस के प्रश्नों को भी ऐसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा जरूर फॉलो करें। हमारा ऐप आईएएस प्रेप एकेडमी को आप डाउनलोड करें, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या यूपीपीसीएस टीएस 2022 लिखकर भेजिए 6307281212 पर। यहां से आप इसको ज्वाइन करके और अपना प्रीलिम्स का जो स्कोर है इंक्रीज कर सकते हैं। किस राज्य ने भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? कौन सा राज्य है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारे यहां भी अब निकलने लगा है। लगभग 2 लाख टन ई कचरा दिल्ली के द्वारा हर साल निकाला जाता है। ई कचरा जो मोबाइल फोन, कंप्यूटर, गैजेट जो आप दुनिया भर के यूज करते हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो दिल्ली में अभी 20 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क बनाया जा रहा है। तो ये दिल्ली है जो अपनी तरीके से पार्क बनाने को मंजूरी इसने प्रदान की है। अंतिम प्रश्न है, प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है कनाडा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया गया है जो कि प्लांट आधारित है। मेडिकैगो इंक, मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली एक बायोफार्मा ये है, आपको ये सब नहीं याद रखना है। इसने 18 से 64 वर्ष की आयु के जो वयस्क हैं उनके लिए, लेकिन 65 वर्ष और उससे अधिक के आयु के लोगों के द्वारा प्राप्त स्वास्थ्य पर अभी डेटा बहुत यहां पर कम है, उनके बारे में नहीं इसने कहा है। लेकिन इसने कहा है कि 18 से 64 का जो आयु वर्ग है उसके लिए हम प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन उपयोग को अधिकृत कर रहे हैं। तो इसका देश का नाम है कनाडा। कैसा लगा आपको ये करंट अफेयर? अच्छा लगा तो उन लोगों तक इसको पहुंचाना मत भूलिएगा जिन लोगों को इससे फायदा हो सकता है। और
इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, इसको आप पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में ये सारा कुछ आपको फ्री में साथ में दिया जाता है। थैंक यू सो मच। और अगर आप स्कोर अपना बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 की हमारी टेस्ट सीरीज।